नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भू चुंबकत्व। देखिए, ये जो टॉपिक है वो कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 5वें चैप्टर से लिया गया है। 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं ध्रुव। विद्यार्थियों, चुंबकत्व के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। चुंबकत्व का अर्थ यह है चुंबकीय क्षेत्र से है, और इस वीडियो में हम भू चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे। अर्थात भू का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, तो भू चुंबकत्व का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। तो इस वीडियो में भू चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, पृथ्वी के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस वजह से उत्पन्न होता है, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए मतों के बारे में आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में पृथ्वी के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या पृथ्वी के अंदर वास्तव में चुंबक है, इसके बारे में भी कुछ सबूत आप लोगों के सामने हम बताने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। इसमें बोर्ड पर बहुत कम है, आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं, समझाने वाला ज्यादा हूं, इसलिए प्रत्येक वर्ड को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप लोग इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोगों को मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विद्यार्थियों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भू चुंबकत्व है, भू चुंबकत्व का मतलब क्या होगा? भू चुंबकत्व का मतलब है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। देखो, भू चुंबकत्व का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब विद्यार्थी, पृथ्वी है उसके अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी भी चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करती है। वो किस वजह से उत्पन्न होता है वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, ये मैं एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाने वाला हूं। ये मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये आप देख रहे हैं पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी का डायग्राम हमने यहां पर आप लोगों के सामने रखा है। विद्यार्थियों, पृथ्वी अपनी स्वयं की अक्ष पर घूमती है, अपनी स्वयं की अक्ष पर घूर्णन गति करती है। ये मैं इसकी घूर्णन अक्ष आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और इसकी जो घूर्णन की दिशा होती है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। विद्यार्थियों, ये समझ लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है, जिससे जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी उसकी विपरीत दिशा में घूमती है ताकि सूर्य को हम स्थिर मानते हुए अध्ययन करते हैं। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ नजर आता है। क्लियर? तो पृथ्वी अपनी स्वयं की अक्ष पर घूमती है। जिस रेखा के रेस्पेक्ट घूमती है उसे हम पृथ्वी की घूर्णन अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की घूर्णन अक्ष। यह है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष जिसके रेस्पेक्ट पृथ्वी घूमती है। और विद्यार्थियों, जिस अक्ष के रेस्पेक्ट ये घूमती है, इस अक्ष के जो सिरे हैं पृथ्वी के ऊपर, उन्हें हम भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? भौगोलिक ध्रुव कहा जाता है। देखिए, ध्यान देंगे, हम इस तरीके से आप लोगों के सामने रख रहे हैं। उत्तरी दिशा को हम इधर से ईस्ट वेस्ट इस तरीके से हम दिखाते हैं। आप लोग देख लीजिए, मैंने ये दिशाओं का ज्ञान आप लोगों के सामने रख दिया है। ये जो दिशा है वो पृथ्वी के लिए उत्तरी ध्रुव है, और इस उत्तरी ध्रुव को हम NG से पुट करेंगे। NG का मतलब है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव किधर है? ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध है, और यहां पर होता है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव।
भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इसको हम SG से पुट करेंगे। किससे पुट किया जाएगा? SG से इसको लिखा जाता है, पुट किया जाता है। तो इनको आप समझ लीजिए कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव हैं? एक तो है NG, दूसरा है SG, और इनको हम कहते हैं भौगोलिक ध्रुव, और यह होता है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है। और ये हमारे पास में है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अभी तक हमने इसके अंदर जो मौजूद चुंबक है उसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं की है। मैं पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि ये इसकी घूर्णन होती है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो दिशाएं हम इंगित करते हैं, बताते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो यही है। ये उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा है, और ये इसकी पूर्व दिशा होती है। यदि यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होता तो उसके लिए पश्चिम इधर हो गया, पूर्व इधर हो गया, उत्तर इधर हो गया, दक्षिण इधर हो गया। क्लियर? अब देखिए, ये जो पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, और इसके घूमने के कारण से या किसी अलग अलग में आप लोगों को मत बताऊंगा, और उन्हें रीजन्स के कारण से, कुछ ऐसे रीजन होंगे उसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र, और उसे हम कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जिसे भूचुंबकत्व कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी को ही भूचुंबकत्व कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे पृथ्वी के अंदर गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखी हुई है। देखो, मैंने ये कहा है इस तरीके से बिहेव करता है, मतलब है नहीं वास्तव में उस तरीके की चुंबक पृथ्वी की क्रोड़ में नहीं है, बट इस तरीके से बिहेव करती है जैसे इसके अंदर एक शक्तिशाली चुंबक रखी हुई है। और उस चुंबक के अंदर, उस चुंबक की स्थिति आप देख लीजिए, उस चुंबक की स्थिति को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है हमारे पास में उसका दक्षिणी ध्रुव SM, ये है NM। देखो, इसका मतलब समझना, मैंने यहां पर थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके दिखाया है ताकि बेटर तरीके से समझ में आ जाए। और देखो, है भी थोड़ी सी, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसकी घूर्णन से कुछ एंगल पर झुका होता है। देखिए विद्यार्थियों, समझ लीजिए, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होता है जैसे चुंबक, कोई शक्तिशाली चुंबक पृथ्वी की क्रोड़ में अंदर रखी हुई हो, ऐसे बिहेव करता है ये चुंबकीय क्षेत्र, जैसे वो जो चुंबक है वो इसके अंदर इस तरीके से रखी हो। देखिए, कई बालकों के क्वेश्चन थे कि सर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर मौजूद, देखो इसको स्पष्ट कर लीजिए, पृथ्वी के अंदर मौजूद जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से बिहेव करता है कि उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ये NM क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, SM का मतलब है पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं इसके बारे में भी। ये है भौगोलिक ध्रुव है, और अब मैं पुट कर रहा हूं NM। NM का मतलब है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। और SM का मतलब है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, भौगोलिक और चुंबकीय, इनको हमने अलग अलग सिंबल से लिखा है। देखो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव किधर है विद्यार्थियों? इधर की ओर। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ये रहा। लेकिन चुंबकीय उत्तरी ध्रुव किधर है? इधर। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है किधर है? यहां पर है। और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है इधर है। तो इसकी जो भौगोलिक ध्रुव होते हैं उनसे विपरीत होते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव विपरीत दिशा में होते हैं। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव
जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, देखो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में होता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में, और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में होता है। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। पृथ्वी के जो भौगोलिक ध्रुव है वहां से होकर गुजरने वाली रेखा को हम पृथ्वी की घूर्णन अक्ष कहते हैं। देखो इसके एनजी और एनएस से गुजरने वाली जो रेखा है उसको तो हम कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन अक्ष। इस अक्ष के रेस्पेक्ट पृथ्वी घूर्णन गति करती है। अब पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हमने आप लोगों के सामने रखे हैं, इन ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, इन दोनों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसको मैंने यहां पर इस तरीके से दिखाया है। ये मैंने यहां पर स्पष्ट कर दिया है। ये और ये हमारे पास में है इसकी घूर्णन अक्ष। तो इस रेखा को हम कहते हैं, जो इसके पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा तो है इसकी घूर्णन अक्ष, और पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है इसको हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। इसको क्या कहा जाएगा? एक तो हो गई इसमें घूर्णन अक्ष और एक हो गई है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष, और भौगोलिक ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा घूर्णन अक्ष। अब देखो ये दोनों संपाती नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, मतलब भौगोलिक ध्रुव है और चुंबकीय ध्रुव एक ही जगह मौजूद हो, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ये जो घूर्णन अक्ष है उससे चुंबक थोड़ी सी इधर झुकी हुई है। देखो ये जो झुकाव है वो समय के साथ बदल रहा है। ये जो झुकाव है वो समय के साथ में चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन परिवर्तित हो रहा है बट एट दिस टाइम पर कितना है? ये जो इस वक्त जो झुकाव है घूर्णन अक्ष और चुंबकीय अक्ष के मध्य का वो है 11.3 डिग्री। मतलब इस अक्ष और इस अक्ष के बीच का जो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप लोग देख रहे हैं, ये एंगल हमारे पास में है 11.3 डिग्री। कितना एंगल है? 11.3 डिग्री इनके मध्य का कोण है। तो मैं यहां पर इस बात को पुट कर देता हूं, आप लोगों को भी ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कितना झुकाव होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष, कौन कौन सी अक्ष है? घूर्णन अक्ष व चुंबकीय अक्ष के मध्य का कोण, चुंबकीय अक्ष के मध्य का कोण, चुंबकीय अक्ष के मध्य का कोण तो कितना होगा? विद्यार्थी बोलिए कितना कोण होगा? यहां पर हमारे पास में जो कोण होगा वो देख लीजिए 11.3 डिग्री। ये हालांकि समय के साथ में बदलता रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना एंगल है चुंबकीय अक्ष और घूर्णन अक्ष के मध्य का, तो वो है 11.3 डिग्री। विद्यार्थियों अब यहां पर हम चर्चा करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति की। हम भौगोलिक स्थिति आप लोगों के सामने रखेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति का व्याख्या करने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में बता देते हैं। देखिए ये हमारे पास में अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये है विषुवत तल। जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लोग समझ भी लेंगे। यह है विषुवत तल जो कि हमने यहां पर भी दिखाया है पृथ्वी के केंद्र से, और इसकी जो अक्ष है उसके लंबवत गुजरने वाला जो तल होता है उसको हम विषुवत तल कहते हैं। ये घूर्णन अक्ष है। इस घूर्णन अक्ष के लंबवत इस तरीके से बहुत सारे तल हमने डिवाइड कर रखे हैं, इस तरीके से बना रखे हैं। इन तलों की इस विषुवत रेखा से जो स्थिति है, एंगल है, यहां से इस तरीके से एंगल बन रहा है अलग अलग तल का। तो ये जो स्थिति है एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है इससे, और एक है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर इन तलों की जो स्थिति होती है उसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश।
और दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और यदि इस तरीके से हम पूरी पृथ्वी की सरफेस पर रेखाएं कंसीडर कर रहे हैं तो हम उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। और ये जो रेखाएं हैं, यहां पर एंगल होता है 0, अक्षांश रेखाएं 0 से 90 डिग्री तक होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 से 90 डिग्री तक होती है। अर्थात जो अक्षांश रेखाएं हैं उसका मिनिमम मान 0 विषुवत रेखा पर और मैक्सिमम मान 90 डिग्री भौगोलिक ध्रुवों पर होता है। ये क्लियर हो गया? इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं एस एम की स्थिति। एस एम कहां मौजूद है? एस एम कहां मौजूद है? एस एम का मतलब समझ गए? ये वाला कहां मौजूद है? देखिए इसका एंगल देखिए, ये ऐसे मौजूद है तो यहां से एंगल आप बनाते जाएंगे और एंगल मैक्सिमम तो होता है कितना? 90 डिग्री। यहां पर इसका एंगल होता है 79.74 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। यह है उत्तरी गोलार्ध के लिए। एम किसके लिए है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश पर मौजूद है ये। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर है। क्लियर? इसी तरीके से मैं बात करता हूं यहां पर दक्षिणी ध्रुव किधर मौजूद, मतलब एन एम की स्थिति की बात करता हूं। एन एम की स्थिति, तो एन एम की जो स्थिति है वो भी सेम ही है, 79.74 डिग्री। अब की बार यह है दक्षिणी अक्षांश रेखा पर। देखो ये जो रेखाएं वो इस तरीके से जा रही है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों की स्थितियां मैंने बता दी, सेम स्थितियां होती अक्षांश पर। दो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की अक्षांश पर सेम स्थिति होती 79.74 डिग्री पर होता है। अब यहां पर हम आप लोगों को बताते हैं देशांतर रेखाएं। विद्यार्थियों, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं हैं, वैसे ये भूगोल का टॉपिक है बट मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जितना समझ में आ जाए उतना समझ लीजिए। ये हमारे पास में पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर लंदन के एक शहर है ग्रीनविच, और ग्रीनविच शहर से गुजरने वाला और इसकी जो घूर्णन अक्ष है उससे गुजरने वाला एक तल हम खींचते हैं इस तरीके से। ऐसे एक तल लेकर चलेंगे। वो जो तल है वो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। अब उस तल के इधर इस तरीके से पूरा चक्कर लगाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये ऐसे पूरा का पूरा तल है, पृथ्वी को इस तरीके से काट रहा है, पूरा इधर से इधर चलेंगे तो 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर। तो यहां से यदि हम इधर इसका पूरा मतलब ये पूरा का पूरा इधर से घूमकर आधी पृथ्वी को पार करके दूसरे सिरे पर जाता है इस तल के, तो 180 डिग्री, जीरो से कितना एंगल बन जाता है? 180 डिग्री। इधर भी जीरो से कितना एंगल बन जाएगा? 180 डिग्री। पूर्व दिशा में चलते हैं तो ये होती है, इन रेखाओं को हम कहते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं इस तरीके से होगी, ऐसे इसके अंदर रेखाएं मौजूद होगी। और ये जो रेखाएं हैं वो 0 से 180 डिग्री तक फैली होती है, पूर्वी देशांतर रेखाएं। और इधर जो रेखाएं होती है उनको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखाएं। पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति की। पृथ्वी चुंबकीय ध्रुवों की जो स्थिति है वो इधर वाला जो ध्रुव होता है ये वेस्ट में होगा। देखो मैंने यहां पर इधर दिखाया वेस्ट में, और यहां से जो एंगल है ग्रीनविच रेखा से ये जो एंगल होता है विद्यार्थी वो होता है 71.8 डिग्री, और ये होता है पश्चिमी देशांतर रेखा पर। कहां पर होता है? पश्चिमी देशांतर रेखा के ऊपर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, ये तो देखो उत्तरी जो ध्रुव मतलब एस एम है, एस एम वो उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहां पर होता है? उत्तरी गोलार्ध में, और पश्चिमी देशांतर पर मौजूद होता है। उत्तरी गोलार्ध में इतने एंगल पर और पश्चिमी देशांतर पर इतने एंगल पर होता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे जो एनएम है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की जो अक्षांश वाली स्थिति है वो 79.74 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, और इसका जो मान होता है देशांतर पर वो होता है 108.22 डिग्री, और ये होता है पूर्वी देशांतर पर। पूर्वी
देशांतरवश। देखो मैंने पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव है उनकी भौगोलिक स्थिति आप लोगों के सामने रखी है। यदि भौगोलिक स्थिति समझ में नहीं आई है तो भी विद्यार्थियों को घबराना नहीं है। यदि ये वैल्यू याद ना रहे तो भी घबराना नहीं है, केवल मैंने इनको समझाने के लिए आपको बताया है। क्लियर हो गया? अब देखो आप लोगों को समझ में आ ही गया है, तो विश्व तल समझ में आ गया। एक तो है ये विश्वत तल। अब देखो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है और इसकी घूर्णन अक्ष से होकर गुजरने वाला जो तल होता है इसको हम कहते हैं विश्व तल। अब पृथ्वी के चुंबक, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष और इसके केंद्र से होकर गुजरने वाला जो तल होता है उस तल को हम यहां पर इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से दिखा देते हैं। ये मैंने क्या दिखाया है, एक ये जो तल है वो पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष के लंबवत है और इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है। पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर गुजरने वाला ये तल होता है, इसको हम चुंबकीय निरक्ष तल कह देंगे। चुंबकीय निरक्ष तल। तो विद्यार्थी ये है चुंबकीय निरक्ष तल, चुंबकीय निरक्ष। क्लियर? अब देखो कुछ चीजें यहां पर आप लोग और समझ लीजिए कि एक होता है इसमें भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक, इस डायग्राम को आप लोगों को अच्छे से समझना है। भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब क्या है? ये भौगोलिक याम्योत्तर का अर्थ यह है कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। वैसे आप याम्योत्तर पहले पढ़ चुके हैं, चुंबकीय याम्योत्तर पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आप लोग यहां पर समझ लीजिए कि ये जैसे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, इस तरीके से कोई तल गुजरता है दोनों ध्रुवों से होकर, तो उस तल को हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। तो ये कहां से गुजरता है? ये कहां से गुजरेगा? एन जी व एन एस जी से गुजरने वाला, मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला जो तल होता है उसको भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। एक यहां पर हम चर्चा करते हैं चुंबकीय याम्योत्तर की। चुंबकीय याम्योत्तर की, तो चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहेंगे? चुंबकीय याम्योत्तर हो जाता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल। तो ये है पृथ्वी की जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, और इस तल से ऐसे, इसमें से ये तो ऐसे है, ये ऐसे था, ये ऐसे, थोड़ा सा देखो ये जो तल है दोनों तलों में भी डिफरेंस है, दोनों तलों में भी अंतर आएगा। तो चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। तो चुंबकीय याम्योत्तर कहां से होकर गुजरता है? एन एम व एस एम से होकर गुजरने वाला तल होता है। तो विद्यार्थी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने बताता हूं, रखता हूं कि भाई पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हुआ। तो अलग अलग इसके अंदर मत दिए गए हैं और कुछ मत हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी देने वाले कुछ विभिन्न मत हैं, उन मतों के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। भूचुंबकत्व को बताने वाले विभिन्न मत। पहला जो मत है वो सन 1600 में दिया गया था सर विलियम गिलबर्ट के द्वारा। सर विलियम गिलबर्ट, नाम सुना होगा, पहले चित्र में भी आ चुका है। देखिए इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के क्रोड में, पृथ्वी के क्रोड का मतलब है इसके अंदर, पृथ्वी की क्रोड में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है और जिसका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है और उसका चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ये किसने कहा? सर विलियम गिलबर्ट ने। बट इनका कारण है भाई इस ऐसे चुंबक हो ही नहीं सकता, जिस तरीके से मैंने दिखाई है इस तरीके से चुंबक हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम गहराई पर चलते हैं पृथ्वी के क्रोड का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है
और सेंटर पर पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जो लाखों डिग्री का सेंटीग्रेड का तापमान होता है तो वहां पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, चुंबक ही नहीं रह पाएगा, चुंबकीय गुण भी वहां पर नष्ट हो जाते हैं। चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। यदि कोई चुंबक है और उसको इतना टेम्परेचर दे दिया जाता है तो उसके अंदर से सारे के सारे चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे, चुंबक ही नहीं रहेगी। इसलिए ये मत दिया गया था लेकिन रिजेक्ट हो गया, ये गलत मत है। सेकंड जो मत है वो अल्सेसर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अल्सेसर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के क्रोड़ में, क्रोड़ का मतलब अंदरूनी भाग में बीचों बीच जो धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में, पृथ्वी की क्रोड़ का तापमान उच्च होता है और उच्च ताप की वजह से पृथ्वी के सेंटर में क्रोड़ में जो धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में है, पिघल गई। और वो पिघली हुई जो धातुएं हैं वो आयनित अवस्था में है। यहां पर जो धातुएं हैं वो कौन सी अवस्था में है? आयनों के रूप में मौजूद हैं। अब जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी स्वयं की अक्ष पर घूर्णन गति करती है, पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी और उसके अंदर जो क्रोड़ में जो धातुएं वो पिघली हुई अवस्था में है, तो वो जो धातुएं हैं, जैसे पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है तो उसके अंदर जो मौजूद धातुएं हैं वो भी गति करती है, धातुएं वो भी गति करती है। और वो जो धातुएं हैं वो आयनित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? आयनित। धातुएं कौन सी अवस्था में है? आयनित अवस्था में। आयनित होने का मतलब है कि ये आवेश है, ये क्या है? आवेशित है। जो धातुएं हैं वो आयनित अवस्था में है, आवेश गति करते हैं। जब पृथ्वी घूर्णन गति करेगी तो वो आवेश गति करेंगे, और जब आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश गति करते हैं, तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। पृथ्वी के सेंटर में क्रोड़ में धातुएं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से धातुएं गति करती है, और वो आयनित धातुएं जब गति करती है तो धारा प्रवाहित होती है और उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इस चीज को समझ लीजिए आप कि पृथ्वी की क्रोड़ में धाराएं प्रवाहित होती है। पृथ्वी के अंदर क्या प्रवाहित होती है? धाराएं प्रवाहित होती है, विद्युत का प्रवाह होता है, और इस घटना को हम स्वचालित जनित्र कहते हैं। पृथ्वी के अंदर क्रोड़ में क्या होता है? एक स्वचालित जनित्र, मतलब अपने आप ही चलने वाला जनित्र है। सेल्फ डायनेमो उसको हम कहते हैं, सेल्फ डायनेमो। तो सेल्फ जो डायनेमो होता है, डायनेमो का काम होता है धारा उत्पन्न करना, धारा का प्रवाह करवाना। तो यहां पर तो पृथ्वी की क्रोड़ में तो अपने आप ही धाराएं बह रही है, तो इस घटना को स्वचालित जनित्र कहा गया, और उसकी वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये कहा गया। और विद्यार्थी ये जो तथ्य है कुछ हद तक सही भी है। ठीक है, अगला जो मत है वो क्या है? अगला मत देखिए कि विद्यार्थी एक साइंटिस्ट है ग्रोवर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रोवर। और ग्रोवर ने ये कहा कि पृथ्वी के चारों ओर, ये जैसे पृथ्वी है इसके चारों ओर वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। और इस वायुमंडल में एक परत ऐसी भी है जो आयनित अवस्था में रहती है, उसे हम आयन मंडल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? एक परत आयन मंडल की होती है, उसमें जो गैसें हैं वो आयनित अवस्था में होती है। गैसें कौन सी अवस्था में होती है? आयनित अवस्था में। जैसे पृथ्वी घूर्णन गति करती है अपने स्वयं की अक्ष पर, तो ये जो वायुमंडल है वो भी घूर्णन गति करता है। वायुमंडल घूर्णन गति कर रहा है, इसका मतलब आयन मंडल भी कर रहा है, और आयन मंडल में मौजूद आयन भी कर रहे हैं। और जब आयन गति करते हैं अर्थात आवेश गति करते हैं तो धारा का प्रवाह होता है, और धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का रीजन एक बार फिर से समझ लीजिए। ग्रोवर का जो रीजन है वो क्या था कि पृथ्वी जैसे घूमती है तो आयन मंडल भी घूमता है, आयन मंडल में मौजूद आवेश भी घूमते हैं, और आवेश प्रवाह से धारा बहती है, और धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इस आयन मंडल की वजह से उत्पन्न हो रहा है। किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? आयन मंडल की वजह से उत्पन्न हो रहा है। विद्यार्थी, ये भी एक वाजिब रीजन है, और हो सकता है कि इन दोनों रीजन से ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों कारणों से ही क्रिएट होता हो। दोनों रीजन हो सकते हैं। एक अन्य मत और है
ये जो मत है, चौथा जो मत है वो ये कहता है कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो पृथ्वी सतह की जो वायु है वो गर्म हो जाती है। पृथ्वी की सतह की वायु क्या हो जाएगी? गर्म। और जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, तो वो जो वायु गर्म होने के पश्चात आयनित अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है? आयनित अवस्था में आयन बन जाती है, पृथ्वी के साथ में वो भी घूमती है और उनकी वजह से धाराएं प्रवाहित होती है और तत्पश्चात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ऐसे ये मत भी ठीक है, लेकिन इससे इतने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊं यहां पर कि पृथ्वी सतह पर ये जो घटनाएं हैं, जो मत है, इनकी वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या भू चुंबकत्व का मान कितना होता है। विद्यार्थियों, हम चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में मापते हैं और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 10 की घात -5 टेस्ला की कोटि का होता है। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। विद्यार्थियों, यदि आप लोग इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए इन नंबर पर 9460239358 और आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि भाई पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, इसका सबूत क्या है? क्या सबूत है? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है? तो उसके पीछे रीजन देखो। हम एक छड़ चुंबक लेते हैं और छड़ चुंबक को धागे से बांध कर यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाती है। क्यों हो जाती है ऐसा क्या रीजन है कि जो छड़ चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो गई? विद्यार्थी, उसके पीछे रीजन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसे घुमाकर उत्तर दक्षिण दिशा में कर देता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ही उसे उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित कर देता है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। दूसरा रीजन, जैसे आप किसी कील को, लोहे की छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में करके गाड़ दें, थोड़ा सा गाड़ दें, तो कुछ वर्षों बाद में, मतलब 50-100 वर्षों के बाद में जो गड़ी हुई जो लोहे चुंबकीय वस्तु है वो चुंबकित हो जाती है, चुंबक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चुंबकीय रूप धारण कर लेती है। तो विद्यार्थी, ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए जो स्पष्ट करते हैं कि भाई पृथ्वी की क्रोड़ में सेंटर में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। अब विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि पृथ्वी के क्रोड़ में सेंटर में जो धातुएं हैं उसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा माना जाने वाला मत है कि भाई पृथ्वी की सेंटर के अंदर जो धातुएं पिघली हुई अवस्था में उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, सबसे सर्वमान्य मत है। अब हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, पृथ्वी के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किधर होगी, किस तरीके से खींची जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, में पृथ्वी के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कर रहा हूं। हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो उत्तरी ध्रुव इसका जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है उसका उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव ये होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से होगी, यहां से बाहर निकलेगी और इस तरीके से होती हुई इसके अंदर प्रवेश करती है। यहां से बाहर निकलती है और इस तरीके से होती हुई इसके अंदर प्रवेश करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस तरीके से होती है। एक बार इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये इस सिरे से बाहर निकलेगी और इस तरीके से होती हुई इसके अंदर प्रवेश करती है। यहां से बाहर निकलती हुई इधर प्रवेश करती है। तो ये इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण से, और इसी वजह से पृथ्वी यहां पर रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबक है वो इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश हो जाता है। चुंबक पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश हो जाता है। यदि यहां पर कोई चुंबकीय सुई रख दें तो वो चुंबकीय सुई भी इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश रहती है। तो विद्यार्थी, ये थी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो कि भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है।
चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। या आप कह सकते हैं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से बाहर निकलती है और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ये थोड़ा सा भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। दोनों में जो डिफरेंस है उसे आप समझ पाए होंगे तो ही आगे समझ पाए होंगे। विद्यार्थी, ये था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।